देखो बच्चे, हम बात कर रहे हैं बेसिकली मिसलेनियस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कोनिक सेक्शन का। इंट्रोडक्शन हमने पहले कर लिया था, हर एक पूरी एक्सरसाइज मतलब पूरा चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है तुम्हें, है ना। इक्वेशंस पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैराबोला एंड ऑल। एग्जांपल से शुरू करते हैं मिसलेनियस के। सबसे पहला है द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर एज शोन इन द फिगर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द डिस्टेंस ए बी। डायग्राम हमें गिवन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ते हैं, समझ में आ रहा है क्या है। पैराबोलिक मिरर है जिसका जो डिस्टेंस है वर्टेक्स से क्या है, वी हैव टू बेसिकली पैराबोलिक मिरर द फोकस इज एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब अपने पास ये जो पॉइंट है, अगर मैं वर्टेक्स से मान रहा हूं तो वर्टेक्स ओरिजिन आ गया अपना, तो मैं इस पॉइंट को 5,0 मान सकता हूं। क्लियर है ये बात। अब एक बात बताओ जरा, फोकस को हम डिनोट किससे करते हैं, ए से, तो ए आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है ये वाली बात। अब एक बात देखो, अगर ये पैराबोलिक मिरर है तो पैराबोलिक एक मिरर की इक्वेशन क्या रहेगी, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये तो पैराबोला दिखते जहां लिखा हुआ था वो देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये इक्वेशन बन रही है अपनी। अब इसके अंदर, ठीक है, ये इक्वेशन तो क्लियर है कि हाँ, अब इसके अंदर सिर्फ a की वैल्यू डालनी है, तो a हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो 5 इंटू 4 20 लिख दूं डायरेक्टली, तो ये हमारे पास 20x आ गया। किसी को इसमें परेशानी? क्लियर है। अब इन्होंने बोला क्या, इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द डिस्टेंस ए बी। हमें ये ए बी की वैल्यू निकालनी है, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है तो यहां ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू गिवन है 45 सेंटीमीटर डीप, इसका मतलब x की वैल्यू 45 गिवन है, और अगर मैं इस x एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस y मान लूं तो मैं y का डबल कर दूंगा, तो मेरे पास जो ए बी की वैल्यू है वो आ जाएगी कि नहीं। क्लियर है। तो हमारे पास जो ए बी आएगा वो 2y के इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहां पर कोऑर्डिनेट दूसरा मान लेता हूं y फिलहाल, तो हमारे पास a के कोऑर्डिनेट कितना आया 45, y। क्लियर है ये। तो ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कोई दिक्कत है, सीधा सीधा डाल देते हैं। y की वैल्यू y है, ठीक है, y डैश लिख लेते हैं या y लिख लेते हैं, वो अपनी इच्छा है, लो y डैश लिख लेते हैं वरना, है ना। तो y1 या y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 टाइम्स 45। कोई दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। यहां से y की वैल्यू निकालो जरा, कितने निकल रही है, y डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 टाइम्स 45, जो कि 900 बन रही है ना, प्लस माइनस। तो ये कितनी निकल गई वैल्यू, 900 का अंडर रूट करेंगे तो कितना निकलेगा बच्चे, प्लस माइनस सीधा सीधा 30। कोई परेशानी? प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट इसका आ जाएगा 45 कॉमा माइनस 30 और 45 कॉमा प्लस 30, ऐसे ही हुआ। अब इन वैल्यूज के हिसाब से जब हमने इसे सॉल्व किया पूरा, तो हमारे पास ए बी निकालना था। ए बी कितना है बेटा, ए बी इज इक्वल टू 2y, तो 2 टाइम्स 30, तो ये हमारे पास आ गया 60 सेंटीमीटर। कोई परेशानी? सिंपल है। देखो मेन कहानी कहाँ आती है, हमें ये समझ में आना चाहिए, इक्वेशन बनी और हमें किसी कोऑर्डिनेट की ही वैल्यू निकालनी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यू डालो, सीधा आंसर आएगा। क्लियर है। इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 18। देखो एग्जाम्पल 18 जो है हमारे पास उसके अंदर हमारे पास गिवन है एग्जाम्पल 18, a beam is supported at its end by the support which are 12 meter apart. Since the load is concentrated at its center, there is a deflection of 3 centimeter at the center and deflected beam is in the shape of a parabola. How far from the center deflection is the how far from the center is the deflection 1 centimeter. अब क्वेश्चन को अगर विजुअलाइज करने की कोशिश करो, हमें क्या बोला बच्चा, अपने पास बोला गया है कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक बीम है जो कि कितने की लेंथ है उसकी 12 मीटर्स, 12 मीटर, और इसको हमने सपोर्ट दी हुई है, ठीक है, हमने इसको सपोर्ट दी हुई है। अब ये अपने लोड की वजह से सीधी ना रहकर डिफ्लेक्ट कर जाएगी ऐसे करके, और ये डिफ्लेक्ट करेगी तो ये पैराबोला की शेप में आ जाएगी। ये क्लियर है। तो इसी को डिफ्लेक्टेड वाले को मैं थोड़ा ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा हूं ताकि हम विजुअलाइज आसानी से कर सकें, लेकिन इन्होंने खुद बोला डिफ्लेक्शन है कितनी, अदरवाइज 3 सेंटीमीटर, जो कि बहुत कम है। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा डीप बना लेते हैं ऐसा।
क्लियर है? अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होता है बच्चे, वर्टेक्स पे ओरिजिन मान लो। ये वर्टेक्स पे मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन, यहां से ऐसे, कोई दिक्कत। अब एक बात देखो, जो टोटल ये लेंथ थी इसके सेंटर से ये कितना था बेटा, 12। जो बीम की लेंथ थी वो कितनी थी, 12 मीटर्स, ऐसा था। और डिफ्लेक्शन कितनी है, जैसे यहां से ये जो लेंथ है ये कितनी थी, 12 मीटर्स। डिफ्लेक्शन थी 3 सेंटीमीटर। 3 तो मतलब ये जो डेप्थ है ये कितनी आई, 3 सेंटीमीटर। मैं इस 12 मीटर्स को अगर सेंटर से ब्रेक करूं तो 600 सेंटीमीटर, और 600 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत इसमें है ना। इस साइड और इस साइड को मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया ओरिजिन के लिए। एक्स एक्सिस के जो अगर ओरिजिन इधर है तो 1200 को मैंने 600 इधर और 600 इधर लिख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक बात देखो बच्चे, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए इस पॉइंट के, अपने को ये तो पता है पैराबोला, पैराबोला है सिमेट्रिक अलोंग किसके है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। पहली बात तो यही है, इक्वेशन तो क्लियर है, पैराबोला दिखते ही कहां से बनी है। अब इसके अंदर अगर मैं इस कोऑर्डिनेट के, मान लेते हैं इसका नाम रख लेते हैं ए और बी, मैं बी के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो कितने निकलेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितना है 600, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितना है 3। तो मैं अगर इस इक्वेशन में, स्टैंडर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू 600 और y की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट कर दूं तो कोई दिक्कत है। यहां से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूं, अगर हमें a की वैल्यू निकालनी होती तो मैं निकाल ही लेता यहां से, लेकिन मुझे इन्होंने क्वेश्चन में कुछ और निकालने को बोला तो मैं अननेसेसरी कैलकुलेशंस में नहीं पड़ता। इन्होंने बोला है we have to find out the shape of a parabola, how far from the center is the deflection of 1 सेंटीमीटर। भाई इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पर डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। पहली बात, जब सेंटर की बात करें तो ये सेंटर तो हमने खुद इमेजिन किया था ना, बीम का सेंटर क्या था, ये वाला पॉइंट, ये क्लियर है। इससे कितने डिस्टेंस पर हम जाएंगे, यहां से हम कितने डिस्टेंस पर जाएंगे कि जो डिफ्लेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर हो जाए, ये जिससे कि यहां से जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है ये 1 सेंटीमीटर हो जाए, यहां कहीं जहां भी आएगी ये 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो देखो नीचे का डिस्टेंस ये टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। और अगर मैं अपने बनाए हुए ओरिजिन के हिसाब से जो वर्टेक्स था उसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये जो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट का कुछ नाम रख लेते हैं, इसका हम नाम रख लेते हैं, मान लेते हैं सी रख लेते हैं। तो एक तरह से मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने है ना। सी की जो हाइट है वाई में वो कितना है 2 सेंटीमीटर, और एक्स मुझे निकालना है, मैं इसे एक्स डैश मान लूं, कोई दिक्कत, ये बात समझ में आई है। तो सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स डैश और हमने 2 बना लिया, वो 2 का लॉजिक समझ में आया, टोटल 3 था। ऊपर से अगर डेप्थ 1 की आएगी तो नीचे से 2 सेंटीमीटर बचेगा, जो ओरिजिन अपने वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में वो 2 बन जाएगा। क्लियर। अब ये वैल्यूज हम वापस से इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू मुझे निकालनी है और 4a एज इट इज, और y की वैल्यू अपने पास 2 गिवन है ना। मैं इस सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो x स्क्वायर बाय 600 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 2 बाय 4a टाइम्स 2 बाय 4a टाइम्स 3, 4a कैंसिल आउट हो गया, और x की वैल्यू निकलेगी 2 बाय 3 टाइम्स 600 का स्क्वायर, स्क्वायर है मैंने x अकेला लिख दिया तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, है ना। हाँ हाँ वो तो ये 600 हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। पूरा सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 24, काटा पीटी कर लोगे, ठीक है। तो पूरा सॉल्व करके स्क्वायर रूट ऑफ 24 दैट इज रूट 2√6 मीटर्स की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी इसके अंदर, क्लियर है, ठीक है ना। एक और चीज ध्यान रखना, ये जब तुम कैलकुलेशंस करोगे, ये हमने बच्चे सारा कुछ क्या रखा है, सेंटीमीटर्स में रखा है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट 24 नहीं आ रहा होगा, सॉल्व करके देखोगे तो आइडिया लग जाएगा। तो हमारा सब कुछ जो भी निकल रहा है ये किस में निकल रहा है, सेंटीमीटर्स में, तो वो अकॉर्डिंगली कर लेना, ठीक है। तो उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना या फिर सेंटीमीटर्स में भी आंसर वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 19।
देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या क्या गिवन है बच्चे, उस पर ध्यान देते हैं। हमारे पास यहाँ पे है रॉड ए बी ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर रेस्ट बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इन सच अ वे दैट द एंड पॉइंट ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड द एंड पॉइंट बी लाइज ऑन वाई एक्सिस। P xy is taken on the rod in such a way that AP is equal to 6. We have to show that locus of P is an ellipse. Locus of P is an ellipse. अब अगर तुम्हें locus का कंसेप्ट याद है, locus में क्या था? locus के अंदर sum of the two distances from a common point should be same. यही था ना, हमने क्या बात करी थी कि P1F प्लस या Pf1 प्लस Pf2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास लोकस की कंडीशन थी और इससे हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आती है। ये इक्वेशन बन रही थी। अब इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसके हिसाब से कैसे होगा, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम पे अगर देखें तो क्या बनेगा, हमारे पास पहले तो कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। यहाँ पे ये अपना वाई एक्सिस आ गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया। तो अपने पास यहाँ से एक रॉड है इस तरीके से और इन्होंने क्या बोला है 15 सेंटीमीटर की है और द एंड पॉइंट बी लाइज ऑन वाई एक्सिस, मतलब ये बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, ठीक है। और ये टोटल लेंथ है इसकी 15 सेंटीमीटर की है। अब इन्होंने इसके बाद बोला है कि कोई रैंडम पॉइंट पी बीच में लिया जहां पे एपी की वैल्यू क्या है 6, ये 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 है तो ऊपर वाली कितनी आएगी 9, बीपी 9 आ जाएगा, टोटल 15 था। और इन्होंने बोला है पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो एक्स और वाई है, पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं। हमें शो करना है कि पी लोकस है। अगर पी लोकस है ए और बी से तो पी ए प्लस पी बी हमेशा 15 रहेगा, ये कंडीशन तो क्लियर है। पी ए प्लस पी बी इज ऑलवेज 15। लेकिन अब है कि हमें इसे एलिप्स तक कैसे पहुंचाए। हमने क्या किया, यहां से मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। देखो अब ये है क्या, सिंस इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई थे, इसका मतलब ये डिस्टेंस एक्स और ये डिस्टेंस वाई हुआ कि नहीं, ये तो क्लियर है। हमारे पास यहां अगर मैं थीटा एंगल मान लूं तो यहां पे भी एंगल थीटा आएगा कि नहीं, इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल क्लियर है। अगर ऐसा है अपने पास तो देखो हम क्या करते हैं बच्चे, एक्स और वाई को किसी तरीके से रिलेट करते हैं थीटा के साथ। कैसे मैं रिलेट करूं, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, मैं अगर साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा इस वाले ट्रायंगल में, इसका नाम मान लो एम रख लिया, इसका एन रख लिया, तो जो अपने पास ये नीचे वाला ट्रायंगल है इसमें अगर मैं साइन थीटा निकालूं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज व्हिच इज इक्वल टू y बाय 6, है ना, यही निकलेगा। और अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर, इसमें BNP ट्रायंगल के अंदर cos थीटा निकालूं तो cos थीटा क्या निकलेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज व्हिच इज x बाय 9, क्योंकि बेस था तो cos लगा दिया, वहां परपेंडिकुलर गिवन था तो sin लगा दिया। अब हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो क्या बनेगा, sin स्क्वायर थीटा is equal to y square by 36, cos square theta is equal to x square by 81। दोनों को ऐड करेंगे तो sin square theta plus cos square theta is equal to x square by 81 plus y square by 36। हुआ कि नहीं, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी बच्चा 1, तो मैं इसकी जगह पे 1 लिख दूं एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर एलिप्स, हेंस प्रूव। क्लियर है। इसी के साथ एग्जांपल्स खत्म, एक्सरसाइज शुरू अपनी। अब देखो देखो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। सीधा सीधा क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप है, हमें उसका क्या निकालना है, फोकस। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चे, जिस टाइम पे हम डायग्राम बनाएंगे कैसा रहेगा, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के लिए ये तो अपनी वो किसी साइड बना दो बच्चे। देखो जब तक हमें गिवन नहीं है कि लेफ्ट बनाना राइट बनाना तो किसी साइड बनाओ, लेकिन एक कॉमन सेंस क्या है कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, मतलब एक ऐसे रिफ्लेक्टर का मतलब क्या हुआ, वो नेगेटिव में डिस्टेंस कैसे हो सकता है। तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जब हम बात कर रहे हैं तो वो
पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होना चाहिए कि नहीं, है ना। और इन्होंने बोला है इसका जो डायमीटर है, अगर ये हमारे पास पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है तो भाई डायग्राम के साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये डायमीटर है ये कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर, है ना। तो ये 20 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया और उसकी डेप्थ कितनी गिवन थी हमें, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये 5 सेंटीमीटर है, क्लियर है। अब अगर डायमीटर 20 है तो ये आधा डिस्टेंस 10 हो गया होगा, सीधी सी बात है। तो इस पॉइंट के अगर मैं ए और बी एंड पॉइंट्स मान लेता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 5, 10। हमें क्या निकालना है, फोकस। तो अब एक बात बताओ बेटा, इसकी इक्वेशन क्या निकलेगी, इक्वेशन क्या निकलेगी, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, है ना। एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। और वो y की वैल्यू प्लस और माइनस में जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं y और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, y कितना है 10 का स्क्वायर 4a टाइम्स x कितना है 5, तो 10 का स्क्वायर बाय 5 इंटू 4 इज इक्वल टू a आएगा कि नहीं, कोई दिक्कत, कर लोगे, कोई गया आंसर, है ना। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो ये हमारे पास 5 आ गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास है एन आर्क इज इन अ फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक आर्क है इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, वर्टिकल एक्सिस है मतलब अपवर्ड पैराबोला बन गया। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। सेम तरह का क्वेश्चन बिल्कुल, हाउ वाइड इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। भाई वो कितना वाइड होगा जब वो 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स होगा, मतलब क्या बात कर रहे हैं, अपने पास जो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, डायग्राम बनाते हैं पहले। तो यहां पर हमें बोला है कि अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो ऐसे करके बन गया अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास जो क्वेश्चन में गिवन है क्या क्या है बच्चा, आर्क इज फॉर्म ऑफ इज इन अ फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विद इट्स एक्सिस vertical. The arc is 10 meter high and 5 meter wide. 10 meter high and 5 meter wide. मतलब यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाइड कितना है बच्चा, ये गिवन है हमारे पास 5, है ना, 5 मीटर, और हाइट कितने गिवन है इसकी 10 मीटर, क्लियर है। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये कोऑर्डिनेट आएगा 5/2, 10। अगर इसका नाम ए और बी रख लेते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि बेटा टोटल वाइड 5 था, हाफ करेंगे सेंटर से, 5/2 बन गया। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। मतलब अगर मैं पैराबोला के वर्टेक्स से 2 मीटर्स ऊपर जाता हूं तो यहाँ पे ये कितना वाइड होगा, ये पूछा। तो अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो मुझे x निकालना है, y 2 मीटर गिवन है, और x का डबल कर दूंगा तो वाइड आ जाएगा कि, अगर ये CD है तो CD की वैल्यू हमारे पास 2x से निकल जाएगी, कोई परेशानी। सेम एग्जांपल की तरह क्वेश्चन बन गया। तो हम पहले इक्वेशन बनाएंगे, तो क्या बनेगा बच्चे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्लियर है बच्चे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले इसकी जगह ये वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या बना 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स 10, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स 2, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाय 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स 2 बाय 4a टाइम्स 10, 4a कैंसिल आउट हो गया, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी 1/5 टाइम्स 5/2 का होल स्क्वायर। कर लोगे सॉल्व इसे, यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा, और अगर मैं 2x निकाल दूंगा तो हमारे पास CD आ जाएगा, जो कि उसकी ओवरऑल बेसिकली ओपनिंग की जो विड्थ थी, डन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चा, द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन अ फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है बच्चे,
केबल यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन, ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। देखो पहली बात तो ब्रिज कौन सा होता है जो हैंगिंग ब्रिज हवा में लटका रखा है, दो साइड से सपोर्ट देके, वो एग्जैक्टली बीम वाला क्वेश्चन बन रहा है। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल 100 मीटर लॉन्ग is supported by the vertical wires attached to the cable, the longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meter. Find the length of the supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. अब यहां क्वेश्चन थोड़ा सा घूमा है, क्या क्वेश्चन ने बोला बच्चा, पढ़ो जरा। केबल यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। अब अटैच टू दी केबल्स, यहां पर क्या बोला कि जो नीचे रोड है वो हैंगिंग वायर्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है। देखो जरा इसका अगर जो डायग्राम बनाते हैं, एक मिनट में क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चन के ऊपर देखना बच्चे, ध्यान देना डायग्राम के अकॉर्डिंगली अपने पास क्या, केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन। सबसे पहले क्या हुआ कि जो अपना ऐसे करके केबल्स हैं और इसके साथ ये रोड है नीचे की साइड, ठीक है, ये जो नीचे है ये ऐसे रोड है जो उसके साथ अटैच्ड है। ये बात समझ में आई। इन्होंने क्या बोला है, अ केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन अ फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, द रोडवे व्हिच इज हॉरिजॉन्टल 100 meter long is supported by vertical wires attached to the cable, the longest wire being is 30 meter, सबसे लंबा कौन सा है 30 मीटर का, एंड द शॉर्टेस्ट कहां से बनेगा, बीच में से जो नीचे वाले रोड को सपोर्ट कर रहा होगा, एंड इट इज 6 मीटर। डन। अब हमें क्या बोलना, फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर्स फ्रॉम द मिडल। हमें क्या बोलना है, हमें वो वाली लेंथ पता लगानी है जहां पर वायर की जो लेंथ होगी वो 18 मीटर्स होगी। हमें ये बताना है कि मिडल से ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है कि वो 18 मीटर की ओवरऑल वायर यूज हो। क्वेश्चन समझ में आया। अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं, देखो लॉन्गेस्ट कितना है बेटा 30, टोटल रोड कितना लंबा है 100, अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस ले लूंगा तो 50-50 हो जाएगा। तो मैं अगर वही सेम कहानी ए और बी के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, यहां से सेंटर लाइन बना दी, यहां से एक लाइन बना दी हमने, बन गया। तो देखो अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो हमारे पास बी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएगा 50, ठीक है, और ये टोटल 6 था, है ना, 6 था। सबसे बड़ी हाइट कितनी थी बेटा 30, सबसे जो केबल था 6 तो सबसे छोटे वाला था, ये सबसे बड़े वाला 30 था, 30 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला डिस्टेंस 24 आएगा कि नहीं, तो 50, 24 अपने इस वाले वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, इस वाले एक्सेस के अकॉर्डिंगली इस वर्टेक्स से मैं ये कोऑर्डिनेट बना सकता हूं कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके अकॉर्डिंगली पहली बात तो अब क्या काम था हमारा, इक्वेशन बनाते हैं हर क्वेश्चन की तरह। इक्वेशन क्या बनेगी बेटा इसकी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज हैं, हमें निकालना क्या है, मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए इस पॉइंट के, और इस कोऑर्डिनेट का नाम अगर मैं सी रख लेता हूं तो यहां से डिस्टेंस कितना है बेटा 18, तो अपने पास 18 नहीं सॉरी यही तो निकालना, 18 तो हाइट थी ना टोटल, तो 18 अगर हाइट थी केबल की तो ये नीचे वाली तो 6 है ही, तो ऊपर वाली 12 होनी चाहिए, है ना। तो हमारे पास x मुझे निकालना है, ये यहाँ 12 आ गया, कोई दिक्कत है ना, यही बात बनी कि नहीं। अब इसको यूज कर लेते हैं, पहले एक बार x की जगह डाल देंगे, 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 24, और यहाँ क्या यूज होगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 12, बना कि नहीं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं सेम बिल्कुल, एक्स स्क्वायर जैसे हमारे पिछले क्वेश्चंस के अंदर हुआ था, बिल्कुल सब कुछ सेम वैसे ही चल रहा है, कर लोगे बच्चे सॉल्व, है ना। तो एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 50 बाय √2, वो तुम सॉल्व कर लोगे जो भी आएगा, डन है, कोई दिक्कत। कैलकुलेशन से एक बार क्रॉस चेक करते रहना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ रहे हैं बच्चे, हर किसी के अंदर एक ही तरीके का कंसेप्ट, अगर डायग्राम बन जाता है कंसेप्ट लगेगा तो सीधा हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन आर्क इज इन अ फॉर्म ऑफ अ सेमी इलिप्स, इट इज 10 meter wide and 2 meter high at the center, find the height of arc at a point 1.5 meters from one end। यहां इन्होंने क्या बोला, ये क्या है बेटा सेमी इलिप्स,
तो ये हमारे पास क्या बोला बच्चा, सेमी इलिप्स है जो कि 8 मीटर वाइड है एंड 2 मीटर, मतलब कहां पे, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। डायग्राम बनाते हैं। अपने पास जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंगली सेमी इलिप्स है, हम इलिप्स बना लेते हैं पहले। सेमी इलिप्स क्या होगा बच्चे, आधा हिस्सा उसका, तो हमने टोटल एलिप्स बना, अरे सर्कल नहीं एलिप्स बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास एलिप्स बन गया। और जो क्वेश्चन के अंदर कोऑर्डिनेट्स गिवन है उस पर ध्यान देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कोऑर्डिनेट्स में क्या गिवन है, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाइट। तो 8 मीटर वाइड का मतलब क्या हो गया, पहली बात तो गड़बड़ हो गई है इसमें कि 8 मीटर वाइड और 2 मीटर हाइट होना चाहिए, तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनना चाहिए, है ना, क्योंकि वाइड ज्यादा है। वाइड ज्यादा है तो हमारे पास कितना हो गया, ये 8 मीटर वाइड है, तो 8 मीटर अगर टोटल वाइड था सेमी वर्ट अपना सेमी एलिप्स, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या, अगर 8 मीटर टोटल है तो हम इसको ओरिजिन से लेंगे तो ये 4 ले सकते हैं, है ना। और हाइट कितनी है बेटा इसकी, 2, तो ये हमारे पास 2 हाइट आ गई। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और 0, इसका कोऑर्डिनेट आया 2, 0 और 2। क्लियर है, तो साफ पता चल रहा है इलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी। इलिप्स की इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंपल से इलिप्स की इक्वेशन बन गई है हमारे पास। अब हमारे पास यहां से और क्या गिवन है अपने पास, देखो अब आगे क्या बोला उसके बाद, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, क्या बोला बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट 1.5 मीटर। तो हमें ये हाइट निकालनी है और ये डिस्टेंस कितना गिवन है, 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, ऐसे ही है। अब एक बात देखो, टोटल 4 था तो ये हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया, 2.5, और मुझे क्या निकालनी है, हाइट। तो एक तरह से अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं तो 2.5 कॉमा एच मान लो, बेसिकली वाई डैश मान लो या एच मान लो, मुझे एच निकालना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यू डाल दो एक्स और वाई की, बात खत्म। एक्स की जगह पे क्या डल जाएगा, 2.5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है 16, प्लस वाई की जगह पे हम एच डाल देते हैं, 2 का स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू 1। सिंगल वेरिएबल है, सॉल्व कर सकते हो। एच स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर बाय 16 माइनस 1, रीअरेंज कर लेना, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये डिस्टेंस 1.5 क्यों नहीं लिया बच्चा, क्योंकि ये डिस्टेंस ओरिजिन से नहीं है, ये फ्रॉम वन एंड है। हमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर कोऑर्डिनेट्स लेने तो ओरिजिन से डिस्टेंस देखना है, इसीलिए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th, a rod of length 12 centimeter moves with its end always touching the coordinate axis। एक रॉड है जो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रही है। Determine the equation of the locus of point P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with the axis। साफ समझ में आ रहा है, फिर से क्या क्वेश्चन बना हमारे पास, रॉड की लेंथ है 12, एक पॉइंट है P जो रॉड के बीच में कहीं पे, which is 3 centimeter from one of the end in contact with the x axis। तो हमारे पास अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th, ये हमारे पास 4th था, ये आ गया 5th क्वेश्चन। तो अपने पास जैसा रॉड वाला क्वेश्चन था इलिप्स वाला, सेम वैसा बन गया। ये हमारे पास रॉड है और ये पॉइंट मान लेते हैं ए, ये आ गया बी। रॉड की लेंथ कितनी गिवन है बेटा, रॉड की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, और जो पॉइंट पी है उसका डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से, वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 3 आ गया, तो ये 6 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस। पहली बात तो स्ट्रेट लाइन है, देखो पी ए और पी बी का सम हमेशा सेम रहने वाला है 12, तो लोकस मतलब उस कंडीशन के हिसाब से क्या बना, ये एलिप्स बनेगा, पी ए प्लस पी बी शुड बी इक्वल्स टू 12। अब इसको इक्वेशन को हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेम साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे करके कर लेते हैं, है ना। अब यहां पर अगर मैं p के कोऑर्डिनेट्स मान लूं x और y, यहां पर थीटा, यहां पर थीटा, हाइट हमारे पास देखो कितनी आएगी, यहां पर ये आ गया है y, ये आ गया है x। क्लियर है, सेम बिल्कुल जैसा हमने एग्जांपल में किया था। साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चा, नीचे वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली और ऊपर वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली
इसमें साइन लगा देंगे नीचे वाले ट्रायंगल में, और ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर हम कॉस लगा देंगे क्योंकि बेस गिवन है। तो नीचे वाले ट्रायंगल में साइन थीटा क्या निकलेगा, y/3। ऊपर वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या निकलेगा, x/12, है ना, x/6 डन है यहाँ तक। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो क्या आएगा, y²/9 प्लस x²/36 इज इक्वल टू 1। आंसर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है बच्चा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x² इज इक्वल टू 12y टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड्स ऑफ द लेटस रेक्टम। पैराबोला क्या है, x² इज इक्वल टू 12y। देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, x² इज इक्वल टू 12y, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो एक बात बताओ बेटा, अगर x² इज इक्वल टू 12y है हमारे पास इक्वेशन, ऐसे करके बन जाएगा पैराबोला। अब जब ऐसा पैराबोला बन गया, लेटेस्ट रेक्टम कहाँ से जाएगा, फोकस से, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे अगर है तो यहाँ से जो एक लाइन जा रही है ये लेटेस्ट रेक्टम, वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे दो लाइंस, और इस जो ट्रायंगल बना है हमारे पास, इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये ओरिजिन आ गया 0 0। अगर मुझे ये वर्टेक्स मिल जाए तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकता हूँ, वो अपने अपने मेथड है। अब x² इज इक्वल टू 4ay से जब मैंने 4a को कंपेयर किया 12 के साथ, a की वैल्यू 3 आ गई। अगर a की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, चलो ये तो आ गया हमारे पास 0,3 पॉइंट, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या था बच्चा, 4a, विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 12। तो अगर 12 टोटल था तो 6 डिवाइड हो गया उधर, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ गया, 12। अब एक बात बताओ मुझे, चलो 6 का तो करना ही क्या है यहाँ पे, क्योंकि अपने पास बेस आ गया है 12, हाइट आ गई है 3, एरिया का फॉर्मूला ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कर लोगे, है ना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, सिंपल क्वेश्चन। फिर आता है बच्चा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है, अ मैन रनिंग a race course notes that the sum of the distance from the two flags post from him is always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter। क्या बोला है कि एक रेस कोर्स में भाग रहा है, उसने देखा दो फ्लैग पोस्ट है, वहां से हमेशा दोनों फ्लैग पोस्ट से जो मिला के डिस्टेंस है वो हमेशा 10 है, मतलब pf1 plus pf2 10 and the distance between the flag post is 8। find the equation of the post। तो इसका मतलब क्या बन रहा है, एलिप्स बन रहा है भाई ये तो इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में इसने बोला कि वो कहीं जब एक रेस कोर्स, मतलब जो भी अपने पास वो ग्राउंड है उसके अंदर जब भाग रहा है, तो एक उसने कहा दो फ्लैग पोस्ट हैं, इसका नाम रख लेते हैं F1 और F2, ठीक है, और कोई भी पॉइंट रेंडम पॉइंट है P, तो उसने बोला कि PF1 प्लस PF2 इज ऑलवेज फिक्स, है ना। तो PF1 प्लस PF2 जो है वो 10 है। अगर ये है कि वो 10 गिवन है क्वेश्चन में, है ना, अपने पास ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि वो 10 मीटर, अगर 10 गिवन है तो इसका मतलब ये तो हो गया कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो क्या बन गया वो एलिप्स की इक्वेशन। अब अपने पास फ्लैग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 8, तो ये हमारे पास डिस्टेंस है 8 दो फोकस के बीच में। डन है। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन। तो इक्वेशन कैसे निकलेगी बच्चा, एलिप्स है, एलिप्स की हमें इक्वेशन फॉर्म कर लेनी है, ठीक है, आ जाओ, है ना। वैसे देखें तो सीधा सा इक्वेशन है हमने अपने पास क्या आएगी, x² बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो टोटल डिस्टेंस 8 था तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 4,0 और इसके फोकस के -4,0। ये तो क्लियर है, अपने पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a0 और इसके 0b मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये क्लियर है। अब मुझे एक चीज पता है, pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू 10, ये गिवन है। p के कोई भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई भी रैंडम कोऑर्डिनेट्स है ना,
तो हम अगर इन कोऑर्डिनेट्स को किसी एक पॉइंट पर मान लें, फिलहाल मान लेता हूं मैं, जो पी पॉइंट है घूम के, क्योंकि हर कंडीशन पे सेटिस्फाई करेगा वो, तो वो इस पूरे सर्कमफ्रेंस पे कहीं घूम जाओ, हर जगह सेटिस्फाई करनी चाहिए कंडीशन। तो मैंने मान लिया कि अपना जो पी पॉइंट है वो अगर यहां आ जाए तो भी वो पॉइंट को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पर पी के कोऑर्डिनेट आ गए a0, तो हमारे पास pf1 प्लस pf2 10 होना चाहिए। मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं pf1 के लिए इस केस में। pf1 क्या बनेगा, pf1 के कोऑर्डिनेट क्या है, f1 के ये, और p के कोऑर्डिनेट a0, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूं। pf2 के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, तो हम क्या लगाएंगे, pf1 क्या बनेगा बच्चा, पहले pf1 लिखूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, a माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऐसा ही ये बना। pf2 क्या निकलेगा, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या निकलेगा, a माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, डन है ना। इन दोनों की वैल्यूज डालते हैं और 10 के इक्वल रखते हैं, तो क्या निकलेगा, a प्लस 4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट प्लस a माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। कोई परेशानी, बात समझ में आई है। अब हमें क्या करना, देखो सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ गई है, सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन है तो सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल, क्या बना, a प्लस 4 प्लस a माइनस 4 इज इक्वल टू 10, 2a इज इक्वल टू 10, a कितना निकल गया 5, a की वैल्यू 5 आ गई है। सेम इसी तरीके से मैं अगर p पॉइंट को यहां मान लूं इस पॉइंट पे, तो भी वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं। एक तो वो तरीका है कि मैं b निकाल लूं, या मेरे पास एक तरीका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे ही था ना, a स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये था कि नहीं। मेजर एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उससे हम फोकस और माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के साथ ऐसे रिलेट कर रहे थे। तो a की वैल्यू कितना निकला है 5 का स्क्वायर, b मुझे निकालना है, और c की वैल्यू कितनी थी बेटा 4, है ना। तो यहां से कितना निकल गया 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी निकल गया है 3 प्लस माइनस 3, a और b आ गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर बाय a का स्क्वायर विच इज 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय b का स्क्वायर विच इज 9 इज इक्वल टू 1, डन। 7th क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद आता है हमारे पास 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो किसी हमारे पास पैराबोला के अंदर है, where one vertex is at the vertex of a parabola, find the length of the side of the triangle। सोच के देखो, ये बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन नहीं हो गया जैसा ये था, उसी टाइप का डायग्राम बनेगा, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है, पहली बात तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो क्वेश्चन 8 हमारे पास बना y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पहली बात तो अगर जो इसका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बन गया हमारे पास राइट हैंड साइड में, ठीक है, एडजस्ट कर लेना भाई, ये अटैच है उसके साथ, है ना, ज्यादा हो गया, ठीक। अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऐसे ही था, यही इक्वेशन है हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वेयर वन वर्टेक्स, अब क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इट इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला सच दैट वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, एक वर्टेक्स कहाँ है, यहाँ पे वर्टेक्स पे, तो ये डिस्टेंस जो रहेगा, ये डिस्टेंस जो रहेगा और ये डिस्टेंस जो रहेगा, ये तो इक्वल होने चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो यही केम अपना होता है। अगर ऐसा है अपने पास इस ट्रायंगल के अंदर, पहले तो थोड़ा सा इक्विलेटरल जैसा बना ही लेते हैं इसे, ठीक है, मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्लियर है। अब हमारे पास जो ये है, देखो इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स निकालते, पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, हमारे पास क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के अकॉर्डिंगली, पहला तो क्या है, ये ओरिजिन आ गया 0 0, क्लियर बात है ये, और हमारे पास इसके बीच में एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, वो भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 60 इक्विलेटरल है, यहाँ भी 60 है ना, यहाँ तक बिल्कुल वैलिड है।
अब अपने पास अगर ये 60 का डिस्टेंस है, हमारे पास कोई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से मैं क्या निकाल सकता हूँ, हमारे पास कोई तो रिलेशन है ही। अब अगर मैं मान लो मैं एक काम करता हूं, मैं इसकी लेंथ जो है अज्यूम कर लेता हूं फिलहाल। मैंने क्या किया, इसकी जो ये लेंथ है इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं, क्या मान लेते हैं, 2b मान लेते हैं। अगर ये लेंथ 2b है, ये भी 2b होगी और ये वाली भी 2b रहेगी, तो अपने को पता है इक्विलेटरल है तो सारी साइड्स इक्वल। तो एक बात बताओ, इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालो। ये जो यहां से लाइन जाएगी सेंटर से, वो इस पे परपेंडिकुलर होगी हमेशा, इक्विलेटरल है तो होगा। तो ये इसको ऊपर वाले पार्ट में b और नीचे वाले पार्ट को b में डिवाइड करेगी सीधा सा, इक्वल पार्ट्स में b, ठीक है। और मैं अगर पाइथागोरस लगा दूं तो मैं ये वाली लेंथ निकाल सकता हूं, या पाइथागोरस मत लगाओ, अपना ट्रिग्नोमेट्री आती है हमें, ये 30 और 30 में डिवाइड हो रहा होगा, या वो भी 60 है ना। तो मैं अगर क्या लगाऊं, साइन 30 लगा देता हूं, साइन 30, साइन 30 लगाओ, नहीं साइन 60 लगा दो, या कॉस 30, क्योंकि मेरे को ये निकालना है ना। तो 60 के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। साइन 60 क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 60 क्या होता है बेटा, √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय 2b। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी निकल रही है, √3 टाइम्स b। तो ये डिस्टेंस √3 टाइम b निकला कि नहीं। तो मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे, √3b, 0। ठीक है। तो ये पॉइंट अगर मैं a ले लूं, इस कोऑर्डिनेट का नाम मैं b लिख लूं, इसका नाम o रख लेते हैं, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे, √3b। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या निकल गए, √3b, ठीक है। और y एक्सिस के अलोंग निकला b, कोई दिक्कत। हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हमें निकालना क्या है बच्चे, अपने पास क्वेश्चन के अंदर लेंथ ऑफ द साइड। तो एक तरह से मेरे पास देखो 2b आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स अपनी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए होने चाहिए। तो मैं b को एक ही टर्म में निकाल सकता हूं, उससे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। जब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, कोऑर्डिनेट में डालो, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, b² 4a टाइम्स x की वैल्यू क्या डलेगी, √3b। डन। तो b से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो b की वैल्यू निकल गई है 4√3a। कोई दिक्कत। साइड क्या थी हमारे पास, साइड थी 2b, है ना। तो 2 टाइम्स a, ये कितना निकला, 8√3a। डन। क्लियर है बच्चा। इसी के साथ अपने पूरी मिसलेनियस खत्म। जिस किसी को इस चैप्टर का पूरा रिव्यू चाहिए है, वो क्या करना, जो पुराने वाली रिकॉर्डिंग अभी वो देख लेना, उसके अंदर पूरा हमने चैप्टर किया हुआ है।